हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों ने जो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की जो भी अपनी वीडियोस देखे हैं वो हमारे सिलेबस में जो हमारी यूनिट फर्स्ट है वो यूनिट सेकंड, थर्ड यूनिट का हमारा एक टॉपिक और फोर्थ यूनिट है वो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड से इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। ये थ्योरी ना केवल जो बीए फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स हैं हमारे उनको हेल्प करेगी, उसके साथ साथ हमारे जो एमए ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं जो सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनको भी ये हेल्प करती है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। अब बात ये आती है इस थ्योरीज को पढ़ने से पहले, इसके इंट्रोडक्शन से पहले हम ये बात करते हैं कि इस थ्योरी की रिक्वायरमेंट है क्या, क्यों हमें इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी की रिक्वायरमेंट आई, क्या होती है ये थ्योरी, ये सब हम लोग इस वीडियोस के अंदर जानेंगे। बात करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी की। 1909 में अल्फ्रेड वैगनर हुए हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उसको हम कहीं भी ऐसे ही रैंडमली कहीं पे इस्टेब्लिश नहीं करते हैं। उसके लोकेशन को, डिसीजन को कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ उस इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए उसका मार्केट एसेस क्या है, लेबर अवेलेबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये सारे कुछ हमारे पैरामीटर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ है वो इस्टेब्लिश की जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं पैरामीटर्स की अवेलेबिलिटी से डिसाइड होता है कि जो इंडस्ट्री हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो प्रॉफिट में रहेगी या वो लॉस में रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी की। इकोनॉमिक एफिशिएंसी में हमारा आता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारी कॉस्ट है, जो भी हमारी इनपुट कॉस्ट है, चाहे वो हमारी लेबर कॉस्ट है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, चाहे अदर हमारी रॉ मटेरियल को परचेज़ करने की जो कॉस्ट है, उनको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उन सारी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना होता है। सेकंड होता है आपका रिसोर्स प्रॉक्सिमिटी। हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है हम ये देखते हैं कि वो हमें आसानी से और नियर बाई ही अवेलेबल हो जाए, यानी हमारी इजी टू एक्सेस होना चाहिए हमेशा हमारा रॉ मटेरियल। ऐसा नहीं हो कि हमारा रॉ मटेरियल कच्चा माल हमें बहुत ज़्यादा दूर से हम लोग उसको प्राप्त कर रहे हैं, और एनर्जी सोर्सेज हैं हमारे, ठीक है, वो भी हमारे पास हैं, वो एक लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। एनर्जी सोर्स का मतलब है कि जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें एनर्जी को यूज़ करने के लिए आप कौन कौन सा सोर्स है वो यूज़ कर रहे हैं। आप लोग कोयला यूज़ कर रहे हो, आप लोग पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो एज ए एनर्जी सोर्स है, वो आपके पहुंच के अंदर होना चाहिए। जैसे अगर हमारी इंडस्ट्री टोटली अगर इलेक्ट्रिसिटी बेस है सोर्स, एनर्जी सोर्स के लिए, तो कहीं ना कोई जो डैम है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया वो नियर बाई होना चाहिए, क्योंकि हमें एक लार्ज अमाउंट पे जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट है वो होती है। उसके बाद आता है आपका मार्केट एसेस। जो डिस्टेंस टू कंज्यूमर्स है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी अगर दूरी तय करनी पड़ेगी तो उसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट आएगा वो ये आएगा कि उस प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो एकदम से बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस बढ़ने से क्या होगा कि जो कंज्यूमर है उसको ख़रीदते वक्त उसको सोचेगा कि अगर उसको सेम प्राइस, कम प्राइस में सेम अदर ऑप्शन मिल रहा है तो वो उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए ज़्यादा सोचता है। एंड नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की। जो नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन का वो प्रॉपरली होना चाहिए, गांव से शहरों तक हर एक मार्केट में आपका प्रोडक्ट है वो इजीली पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद बात आते हैं आपकी पॉलिसी और एग्लोमरेशन। पॉलिसी में आती है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी कि हमारी इंडस्ट्रीज़ की अपलिफ्टमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं वो हमारी इंडस्ट्रीज़ के फेवर में है या उसके अगेंस्ट है। अगर कुछ पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसी जो हमारे फेवर के लिए है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादा ग्रो अप करती हैं, ठीक है, फाइनेंशियली भी उसमें डेवलपमेंट होती है। क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं
उसका मेन इफेक्ट कहीं ना कहीं सराउंडिंग पे आता है, जहाँ भी वो लोकेट होती है। उससे क्या होगा कि आसपास के लोगों को आजीविका के साधन मिलते हैं, इकोनॉमिकली वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वो इंडस्ट्री लगाई गई है फाइनेंशियली वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे ऐसे ही अर्बनाइजेशन या सेटलमेंट का पैटर्न है वो भी डेवलप हो जाता है। सेकंड है आपका क्लस्टरिंग ऑफ इंडस्ट्री। हमें इंडस्ट्री बट कभी भी ऐसी जगह पे नहीं लगाना चाहिए जहाँ पर सेम जो टाइप की इंडस्ट्रीज़ है वो है। अगर सेम टाइप की इंडस्ट्रीज़ है वो पर्टिकुलर एक सेम एरिया में इस्टेब्लिश होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होंगे, तो कंपटीशन है, प्राइस का कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। अब बात करते हैं अल्फ्रेड वेबर की लिस्ट कॉस्ट थ्योरी की। 1909 में अल्फ्रेड वेबर ने अपनी थ्योरी दी, जिसका उन्होंने नाम रखा लिस्ट कॉस्ट थ्योरी, यानी सबसे कम कीमत की थ्योरी। उसके लिए उन्होंने कोर अजम्पशंस रखे। उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऐसे पॉइंट पर लोकेट की जानी चाहिए जहाँ पे उस मिनिमम टोटल कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगे हमारी, चाहे वो हमारी लेबर कॉस्ट लगे, या एग्लोमरेशन कंबाइंड है, इन दोनों को कंबाइंड करके जो भी हमारे खर्च है वो कम से कम लगने चाहिए। उसके बाद आते हैं फिक्स डिमांड। मार्केट और रॉ मटेरियल सोर्स है आर जोग्राफिकली फिक्स। जो भी हमारी इंडस्ट्री को चलाने के लिए मार्केट के लिए रॉ मटेरियल सोर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जोग्राफिकली यानी भौगोलिक तौर पर फिक्स्ड होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जैसे अगर आप लोगों ने कॉटन इंडस्ट्रीज स्टार्ट की है, ठीक है, तो आप उस इंडस्ट्रीज़ को ऐसी जगह पे लगाओगे जहाँ पर क्या होगा कि जहाँ से कॉटन है वो इजीली है वो आप लोगों को मिल पाए। कॉटन अवेलेबिलिटी होने के साथ साथ हमें ये देखना होता है कि जहाँ पर ब्लैक सोइल है वो पाई जाती है। ब्लैक सोइल होने की वजह से क्या होगा, कॉटन है वो अच्छी क्वालिटी का है वो होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, कपास का उत्पादन है वो बढ़ जाता है। उसके बाद है परफेक्ट कम्बिनेशन। परफेक्ट कम्बिनेशन में हमारा होता है कि जो टेरेन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब है कि जहाँ हर जगह है वो एक जैसी ही हम लोगों को क्षेत्रीय समरूपता है वो देखने को मिलती है। रेशनल इंटरप्रेयर बिहेवियर, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जो भी हमारे साथ के इंटरप्रेयर है उनका बिहेवियर है वो कैसा है। उसके बाद बात आती है थ्री कॉस्ट फैक्टर की। थ्री कॉस्ट फैक्टर में आते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एग्लोमरेशन फोर्सेस। वो किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट के प्राइस वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। ये तीनों फैक्टर्स हैं वो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल है वो प्ले करते हैं। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट जो कॉस्ट है हमारी वो होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होता है कि जो भी हम रॉ मटेरियल को उसके वर्क प्लेस से लेके इंडस्ट्रीज तक पहुंचाते हैं, और इंडस्ट्री से तो जो तैयार प्रोडक्ट होता है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, उस टोटल खर्च को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहते हैं। तो वेबर ने क्या कहा कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं सबसे मेन डोमिनेट लोकेशन फैक्टर होता है किसी भी इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए। इट डिपेंड ऑन द वेट ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है कि जो भी मटेरियल का वेट होता है उस पर उसके साथ साथ मैटर करता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना है। मीन्स हमारी रॉ मटेरियल प्लेस से लेके इंडस्ट्रीज तक का जो डिस्टेंस, और इंडस्ट्री से लेके कंज्यूमर तक का जो ट्रैवल है वो हमारा कितना है, उसके हिसाब से हमें कितनी कॉस्ट है उस प्रोडक्ट पे खर्च करनी पड़ती है। इसको बोला जाता है, ये सारा जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल इंडेक्स। अब बात करते हैं मटेरियल इंडेक्स है उसकी दो कैटेगरी होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होते हैं लेस देन वन, एंड सेकंड कैटेगरी इज़ द मोर देन वन। अब लेस देन वन कैटेगरीज में आते हैं आपके वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज। वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज़ में आते हैं आपके ये बेसिकली नियर टू रॉ मटेरियल है, वहाँ पे स्टेब्लिश की जाती है जहाँ से कच्चा माल होता है खरीदा जाता है, उसके आसपास इन इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाता है, जैसे आयरन एंड स्टील, शुगर मिल, सीमेंट प्लांट्स है, ये सारे। उसके बाद आते हैं आपकी मटेरियल इंडेक्स जो एक से ज़्यादा है। इसके अंदर हम लोग रखते हैं वेट गेन इंडस्ट्रीज़। ये लोकेट की जाती है मार्केट एरिया के पास, जैसे बेकरीज है, सॉफ्ट ड्रिंक है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, यानी डायरेक्ट
जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट तैयार प्रोडक्ट को आसानी से कम टाइम के अंदर है वो इजीली इस चीज़ को परचेज है वो कर सके। अब इसी कॉन्सेप्ट में वेबर ने एक लाइंस के बारे में बताया है जिसको हम बोलते हैं आइसोडोपेंस लाइन। आइसोडोपेंस लाइंस क्या होती हैं बेसिकली, ये वो लाइन आइसोडोपेंस लाइंस क्या होती है बेसिकली, वो हमारी लाइंस होती है जो उन दो एरियाज़ को मिलाते हैं जहाँ पे आप लोगों को इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो लगाते हों। यानी जो कोई दो ऐसे स्थान जहाँ पर एक प्रोडक्ट के लिए सेम आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे कर रहे हो, उन दोनों एरियाज़ को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, आइसोडोपेन लाइन है वो कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं लेबर कॉस्ट की। लेबर कॉस्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो पुलिंग इंडस्ट्री है अवे फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट ऑप्टिमा, लेबर डाइवर्शन प्रिंसिपल भी बोला जाता है इसके अंदर। वेबर यहाँ पे एक्नॉलेज करता है कि जो चीप लेबर है वो क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ को अपने तरफ। जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ को कम लेबर कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर मिलती है, वहाँ पर क्या होंगे, वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। दिस क्रिएट्स ए क्रिटिकल आइसोडोपेन इफ़ ए चीप लेबर सोर्स लाइज विद हिज बाउंड्री रिकोलेक्शन इज इन इकोनॉमिकली रैशनल। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम लोग डायरेक्टली एक्सप्लेन करें यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे टेक्सटाइल है। यहाँ पर क्या किया जाता है, माइग्रेटेड होते हैं लोग अपने लो वेजेस के लिए, अपने कम किराए भत्ते के कारण पूरे वर्ल्ड में से यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की तरफ लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ऑप्टिमम ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट एरिया के पास है जो हायर लेबर कॉस्ट होगी, हायर लेबर कॉस्ट होने की वजह से क्या होगा कि उनको जीरो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो देना पड़ता है। अगर सेकंड जो चीफ लेबर है तो वहाँ पर क्या होगा, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो पे करनी पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं एग्लोमरेशन की और डी एग्लोमरेशन फोर्सेस की। एग्लोमरेशन इकोनॉमी में क्या आते हैं, जैसे शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड है, पावर है, वाटर है, ये सारे। पोर्ट्स की लेबर मार्केट इसके अंदर इंक्लूड होती है। सप्लायर और बायर का लिंकेज इसमें अंदर इंक्लूड किया जाता है, किसके अंदर, आप लोगों के डेग्लोमेरेशन के। नॉलेज स्पिल ओवर और इनोवेशन। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डेग्लोमरेशन फोर्सेस, राइजिंग लैंड एंड रेंट कॉस्ट। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो रेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लैंड के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कंजेशन एंड ट्रैफिक डिले बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन में आता है कि जैसे आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करते हो तो उस इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के साथ साथ आपको इन्वायरमेंटल जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो भी साथ के साथ आप लोगों को फॉलो करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Weber proposed that agglomeration saving could override transport optima just as a cheap labor could if collective benefit, ठीक है, exceed individual relocation cost। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो एग्लोमरेशन सेविंग्स है उसमें ट्रांसपोर्ट ऑप्टिमा है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चीप लेबर भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं कि जो वेबर की थ्योरी है उसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कहाँ कहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो होती है और कहाँ कहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म है वो हुआ। 19th से 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी आई जिसमें जैसे स्टील मिल्स है नियर कोयल फाइल्ड रूहर पीटर्सबर्ग में, टेक्सटाइल मिल है नियर पोर्ट्स ओके, और शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं नियर कैन फील्ड्स हैं वो इस्टेब्लिश की गई। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या हुआ, इग्नोर डिमांड, नो मार्केट एरिया एनालाइज। कहीं ना कहीं हम लोग इसके अंदर जो इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म होने का मेन कारण था वो ये था कि उसके अंदर मार्केट एरिया को एनालाइज नहीं किया गया, स्टैटिक मॉडल था। डायनेमिक चेंज को इन्होंने अपने साथ इंक्लूड नहीं किया कि टाइम के साथ साथ चीज़ें, मार्केट की डिमांड और कस्टमर के इंटरेस्ट है वो चेंज होते रहते हैं। ओवरलुक सर्विसेज, फोकस्ड ओनली मैन्युफैक्चरिंग। कहीं ना कहीं वेबर की थ्योरी में हम जो मेन फोकस किया गया वो ओनली मैन्युफैक्चरिंग पे किया गया, ओवरऑल जो सर्विसेज है उस पर नहीं किया गया। नेक्स्ट आपका डिजिटल इकोनॉमी, फूड लूज इंडस्ट्रीज़ है,
ठीक, उनको डिले, वेट बेस्ड लॉजिक है, उनको कहीं ना कहीं इन्होंने इग्नोर किया। इस थ्योरी के रेफरेंस में कुछ और थ्योरीज थी वो भी आई, जैसे क्रिस्टालर की सेंटर प्लेस थ्योरी, वेनन की 1996 में प्रोडक्ट साइकिल, आज के टाइम में ग्लोबल वैल्यू चेन, वेबर का 90 लिस्ट कॉस्ट थ्योरी, होवर की 1948 में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थ्योरी, पोर्टर की 1990 में कंपैरेटिव क्लस्टर थ्योरी। अब बात करते हैं कि वेबर के मॉडल की इंडिया में हिस्टोरिकल इंडस्ट्रियल क्लस्टर क्या था। इंडिया में जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है वो वेबर की लिस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल जो थ्योरी थी उसके बाद ही इन चीज़ों पर फोकस किया गया। जैसे अगर इंडियन रेफरेंस में अगर हम लोग बात करते हैं जमशेदपुर का आयरन एंड स्टील प्लांट, आपने देखा होगा कि झारखंड में आयरन को और कोल रिजर्व हैं, उनके ही रेफरेंस से वेबर की जो थ्योरी थी कि वेट लूज इंडस्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं कहाँ लगाना चाहिए, रा मटेरियल सोर्सेज के आसपास है वो इस्टेब्लिश करना चाहिए। मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल है, बेसिकली जो हमारी पोर्ट्स है बंदरगाह, वहाँ पर रा को कॉटन को कच्चे जो कपास है उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। ह्यूमिड क्लाइमेट अच्छी है और चीप लेबर कॉस्ट की वजह से ही 19th सेंचुरी से वहाँ पर मिल है वो सक्सेसिव रही हैं। कोलकाता में जैसे जूट इंडस्ट्री, हुगली रिवर के पास बंगाल में जो वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो जूट इंडस्ट्रीज़ है वो इसलिए सक्सेसफुल रही कि वेट लूजिंग रॉ मटेरियल को वहाँ पर इस थ्योरी को भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। अब कॉन्टेम्प्रेरी जो इंडिया है बियॉन्ड वेबर, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें काम करती है कि जो मॉडर्न जो इंडिया है वहाँ पे इंडस्ट्रियल लोकेशन की जो शेप्ड है वो वहाँ पर एंटिसिपेटेड रही है। जैसे सेज वाला जो एरिया है हमारा, आईटी कॉरिडोर्स हैं, पॉलिसी इंसेंटिव है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो न्यू लोकेशन ड्राइव्स होते हैं हमारे, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु एक्सेस, आईटी और नॉलेज क्लस्टर में जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे फुटलॉज इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे स्किल्ड टैलेंट को पुल किया जाता है। मेक इन इंडिया पीएलआई स्कीम, पॉलिसी ड्राइव लोकेटेड जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, फार्मा में, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत इंक्लूड होती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, जो वेबर की एंड्यूरिंग लेगेसी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वेबर ने जो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में अपनी जो थ्योरी स्पेशल फ्रेमवर्क तो तैयार किया था, ठीक है, जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि कैसे एक इंडस्ट्रीज की लोकेशन है वो डिसाइड की जाती है। उसके बाद आती है एंडोरिंग स्ट्रेटजी, एक्सप्लेन किया उन्होंने वेट लूज और गेनिंग इंडस्ट्रियल इफेक्टिवली क्या होती है, वेट लूज इंडस्ट्रीज़ का क्या होता है कि वेट गेन इंडस्ट्रीज़ है वो किस तरीके से इफेक्ट करती है। बेसिकली जो वैलिड थी ये थ्योरी थी वो रिसोर्स बेस्ड सेक्टर्स पर इन डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में सबसे ज़्यादा, जी यानी जो हमारे विकासशील देश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस थ्योरी को यूज़ किया जाता है। फाउंडेशन फॉर ऑल सब्सिक्वेंट लोकेशन ऑफ थ्योरीज, सबसे ज़्यादा इन लोकेशन थ्योरीज को यूज़ किया गया। डायरेक्टली अप्लीकेबल टू इंडियाज़ को स्टील बेल्ट, इंडिया के अंदर जो हमारी कोयले और स्टील की जो क्षेत्र है वहाँ पर जमशेदपुर जैसे इसका एग्जांपल है, वहाँ पे इसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट है वो किया गया। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन। इसने सबसे पहले जो लिमिटेशन के अंदर इसकी हम लोग बात करते हैं, उन्होंने डिमांड साइड मार्केट फोर्सेस को डायरेक्टली इनको इग्नोर किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट एसेस है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। कैन नॉट एक्सप्लेन सर्विसेज और डिजिटल इंडस्ट्रीज़, इन्होंने सर्विसेज को एक्सप्लेन नहीं किया और डिजिटल जो इंडस्ट्रीज़ है जो आज की समय में सबसे बड़ा पार्ट है उसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं इग्नोर किया। ओवरलुक इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर, जो हमारी किसी भी इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए इन्वायरमेंट और जो सोशल फैक्टर्स होते हैं उसकी तरफ कम से कम ध्यान दिया गया। और अनेबल टू मॉडल द ग्लोबलाइजेशन एंड डायनेमिक्स, इस इंडस्ट्रीज़ के जो डायनेमिक ग्लोबलाइजेशन है उसको भी ये कम इफ़ेक्ट कर पाई। अगर हम लोग बात करें कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वेबर की जो थ्योरी है वो हाईली रेलिवेंट है उन इंडस्ट्रीज़ के जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर एक न्यू फ्रेमवर्क की नीड होती है, जैसे आईटी क्लस्टर्स होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको हम कहते हैं, या पॉलिसी ड्राइविंग जो इंडस्ट्रियल पार्क होता है, वहाँ पर इस थ्योरी को इजीली है वो इम्प्लीमेंट है वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये थी आज के हमारी अल्फ्रेड
वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। होप सो आप लोगों को एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो आप लोग इस थ्योरी को पढ़ें। मैं आप लोगों को इसकी PDF भी शेयर करूँगी। सो थैंक यू फॉर